गुड मॉर्निंग गाइस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोबैक्टीरियम टीबी को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा। स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने सारे उसकी टाइप्स और स्टेजेस वगैरह देखी। आज हम पढ़ेंगे उसकी पैथोजेनेसिस टीबी के अंदर होती है डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं उनमें चार ही हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड टाइप 4। लेकिन टीबी के अंदर कौन सा होता है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। और एंड रिजल्ट इसका क्या हो जाता है? हमारे पास ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है। अब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हम हिस्टोलॉजी देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। इसमें जब सेंटर के अंदर जो बिल्कुल जो है ना सेंटर में ये हमारे पास क्या है? क्यूजियस नेक्रोसिस के इर्द गिर्द फिर हमारे पास एक सेल है जिनका वॉल है, यानी एक लेयर की तरह आ रहे हैं सारे चेन में, और इनको हम क्या नाम देते हैं? लिम्फोसाइड। और इन लिम्फोसाइड को हमारे पास सबसे बाहर जो लेयर कवर कर रही होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? फाइब्रोब्लास्ट के अंदर हमारे पास कुछ ये पैचेस की तरह नज़र आ रहे हैं, एक गुच्छे की तरह नज़र आ रहे हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? जॉइंट लैंगरहन टाइप मैक्रोफेज या ट्यूबरकुलाइड सेल भी इनको नाम देते हैं। ठीक है। एक चीज़ याद रखें कि हमारे सेंसिटिव रिएक्शन जो हमारे पास चार हैं, 1, 2, 3 एंड 4। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एंटीबॉडी मीडिएटेड, बट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज सेल मीडिएटेड। ये बैक्टीरिया के अंदर टाइप 3 एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड क्यों नहीं है? क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है ना एक किस्म का जो है सदाए मौत है, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ना ये रेजिस्ट कर देता है एंटीबॉडीज़ को, जिसकी वजह से इसके लिए हमने सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की जाती है। इसके लिए हम एक जेल बनाते हैं, ग्रेनुलोमा बनाते हैं। ग्रेनुलोमा इज जस्ट लाइक अ जेल। अब ग्रेनुलोमा क्या है हमारे पास टीबी के अंदर? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इज़ द प्रोडक्टिव फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि ये टीबी के अंदर एक ग्रेन्यूल बना लेता है, सारा कुछ इसको कवर कर लेता है, बट इट डिस्ट्रॉय द नॉर्मल आर्किटेक्चर या अनाटमी ऑफ ऑर्गन। यहाँ ये बन रहा होता है ना ये ग्रेनुलोमा, ये वहाँ इस एरिया के तो टीबी को उसका ग्रेनुलोमा बना लेता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो साथ स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इज़ अ प्रोडक्टिव फिनोमेना बट इट डिस्ट्रॉय द नॉर्मल आर्किटेक्चर या एनाटमी ऑफ ऑर्गन। अब ये सारा फिनोमेना कैसे होगा कि कोई पेशेंट आया, वो फर्स्ट एक्सपोज होके उसने क्या किया? टीबी एंटीजन इनहेल कर लिया, इंजेस्ट कर लिया सारा कुछ। अब वो टीबी एंटीजन जो है हमारे पास आ जाएगा मैक्रोफेज, हाँ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे पास जो होते हैं जिनमें मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के पास आएगा विद द हेल्प ऑफ MHC1 रिसेप्टर के थ्रू। MHC मैक्रोफेज एक्टिवेट करेगा टी लिम्फोसाइट को, और टी लिम्फोसाइट आगे विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकन 1, टी हेल्पर सेल 1 होते हैं, टी हेल्पर 2, इस तरह टी हेल्पर 17 मुख्तलिफ आगे होते हैं। तो इसने किसको एक्टिवेट करना है? टी हेल्पर 1 को, सब यूनिट को। टी हेल्पर 1 आगे क्या करेगा? साइटोकाइन रिलीज़ करेगा। उन साइटोकाइन के अंदर हमारे पास आ जाता है 3, इंटरल्यूकन 2, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा और इंटरफेरॉन गैमा। इंटरल्यूकन 2 का क्या काम है? ऑटोक्राइन इफेक्ट। ऑटोक्राइन मतलब होता है कि सेल है उसके ऊपर इंटरल्यूकन 2 है, उसी सेल को दोबारा एक्टिवेट कर रहा है। प्रोलिफरेशन प्लस एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर 1 सब यूनिट। ये सेल है, इसके ऊपर इंटरल्यूकन 2 है, ये इसी को एक्टिवेट जब होगा तो इसी को दोबारा एक्टिवेट करेगा, रीएक्टिवेट करेगा, उसी को प्रोलिफरेट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। फिर आ जाता है टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा। इसमें क्या हो जाएगा? वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, मूवमेंट ऑफ WBC फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और कीमोटैक्सिस ऑफ WBC, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारे यानी वेज़ोडाइलेशन होती है। तो वो जो जो पेरिफेरी एरिया होता है ना वहाँ जाके वहाँ WBC, मैक्रोफेज, सारा कुछ ये जो है ना बाहर मोनोसाइट, वहाँ जो इन्फेक्टेड एरिया होता है या वहाँ ज़्यादा मूव कर देता है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? वेज़ोडाइलेशन जब होगी तो ये WBCs हमारे पास, और इसके बाद लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, ये सारे क्या हो जाएंगे? बाहर ब्लड वेसल से बाहर की तरफ जहाँ इशू है वहाँ ये सारे रिलीज़ हो जाएंगे। इंटरफेरॉन गैमा एक्टिवेट मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे और क्या बनाएंगे? गेट लैंगरहॉर्न टाइप मैक्रोफेज। ये जॉइंट, इसको जॉइंट लैंगरहॉर्न भी कहते हैं, कुछ इसको गेट पढ़ते हैं, कुछ इसको जॉइंट पढ़ते हैं। जॉइंट लैंगरहॉर्न टाइप मैक्रोफेज इंक्रीज रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बनाते हैं।
यानी क्या होगा, पहले इंटरल्यूकन 2 वो खुद को एक्टिवेट करेगा, फिर हमारे पास टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा वो जहाँ इशू है वहाँ की विजुडाइलेशन करेगा और अपने जो साइटोकाइंस जो है या सेल जो हैं जिनमें हमारे पास WBCs होगा, लिम्फोसाइट होगा, मोनोसाइट होगा, उन सबको रिलीज़ करेगा। उन सबको रिलीज़ करके जब वो जो रिलीज़ करेगा माइक्रोफेज वगैरह जो होंगे ना, वहाँ जाके ग्रेनुलोमा बना लेंगे, इसको हम क्या नाम देते हैं, केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। फिर आ जाते हैं कौन कौन से ग्रेनुलोमा बनते हैं। हमारे पास दो तरह के ग्रेनुलोमास हैं, एक केजिएटिंग ग्रेनुलोमा और एक नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। केजिएटिंग ग्रेनुलोमा वो वाले होते हैं जिनका एरिया सेंटर जो है ना, एरिया ऑफ सॉफ्टनेस इन सेंटर, सेंटर के अंदर एक सॉफ्टनेस एरिया होता है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। जिस यहाँ पे हमने देखा है ना, ये केजियस नेक्रोसिस होती है, ये सॉफ्टनेस एरिया है सेंटर में, एरिया ऑफ सॉफ्टनेस इन सेंटर, इन्फेक्शियस इन ओरिजिन होगा। नॉन केजिएटिंग क्या होगा, नो सॉफ्टनेस इन सेंटर एंड नॉन इन्फेक्शियस। इसके अंदर मोस्टली जो माइकोबैक्टीरियम टीबी हो सकता है, माइको टीबी ऑफ इंटेस्टाइन हो सकता है, और इसके अंदर मोस्टली जो होता है नॉन केजिएटिंग के अंदर हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती है। अब जब भी कोई भी केस आएगा, सपोज ऑटो इम्यून डिजीज़ सार्काइडोसिस लंग के अंदर ले लेते हैं, क्रोनिक लंग्स के अंदर सार्काइडोसिस हो गया, सारे बिल्कुल सार्काइडोसिस और माइकोबैक्टीरियम टीबी, इन दोनों के जितने भी क्लिनिकल फीचर सब कुछ जो है ना सेम हो रहे होंगे। लेकिन हम जब देखेंगे ग्रेनुलोमा, सार्काइडोसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा, नॉन केजिएटिंग, और टीबी के अंदर केजिएटिंग के अंदर। इस तरह सेम माइको टीबी ऑफ इंटेस्टाइन, सारे साइन एंड सिम्टम और क्रोन डिजीज़ दोनों को सेम होंगे। लेकिन जब हम ग्रेनुलोमा देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, केजिएटिंग होगा, और यहाँ क्या होगा, नॉन केजिएटिंग होगा। क्रोन डिजीज़ इट इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, मेल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम जो है ना, ये सारा उसमें हम पढ़ते हैं, जब हम इंशाल्लाह GIT पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और ये दोनों का साइड अटैक क्या है, टर्मिनल इलियम के ऊपर। इसके अलावा केजिएटिंग ग्रेनुलोमा में माइकोलेप्राई हो सकता है, ट्रैपोनिमा पैलिडम हो सकता है, फंगल हो सकता है, पैरासाइट हो सकती है। और नॉन केजिएटिंग के अंदर हमारे पास प्राइमरी बायोलॉजी सिरोसिस हो सकता है, डिकॉर्वियन थायराइडाइटिस हो सकता है। ये हम थायराइड के अंदर जब हम एंडोक्राइन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। डिकॉर्वियन थायराइडाइटिस या वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस, ये सारा कुछ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि लंग के अंदर जब टीबी होगी तो उसके क्या क्या चेंजिंग होंगी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन लंग्स, एक्सोडेटिव लीजन्स, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगी, इंक्रीज परमेबिलिटी होगी, और कीमोटैक्सिस ऑफ WBCs, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये सारा कुछ यही आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज होंगी, उनका क्या काम है, सारा कुछ वो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब फिर आ जाता है गोहन फोकस, मॉर्फोलॉजिकल नेम ऑफ ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। यहाँ क्या हुआ, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हुआ, और इस ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन को लंग के अंदर जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, गोन फोकस या गोन कम्प्लेक्स। क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन भी होगी प्लस एडिशनल रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी भी होगी, ठीक हो गया। आउटकम क्या होगा, या तो फिर हम कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और रेजोल्यूशन हो जाएगी उस जो भी यानी टीबी की, या अगर वो टीबी हम ट्रीट ना किया तो किस में चेंज हो जाएगी, सेकेंडरी टीबी के अंदर 1 to 2 ईयर्स, और आफ्टर 2 ईयर के अंदर वो सेकेंडरी टीबी के अंदर चेंज हो जाएगी। या फिर ये होगा, अगर सपोज हमने यहाँ टीबी को ट्रीट नहीं किया, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा एरिया आया जहाँ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई आपकी बॉडी की, तो वो फिर किस में चेंज हो जाएगी, सेकेंडरी टीबी के अंदर। जब सेकेंडरी टीबी के अंदर चेंज होगी, आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी फ्रॉम गोन फोकस। गोन फोकस क्या था, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजिकल नेम ऑफ ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन तो बन चुका है, या तो फिर उसको ट्रीट कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा कि 1 to 2 ईयर वो सेकेंडरी टीबी के अंदर चेंज हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा कि 1 to 2 ईयर के अंदर कोई आपके बॉडी की इम्यूनिटी जो वीक हुई और उसने क्या कर दिया, रीएक्टिवेशन ऑफ गोन फोकस, और स्टार्ट कंसोलिडेशन हो जाएगी, फिर कैविटेशन इन लंग्स हो जाएगा, और पेशेंट बिकम सिम्टोमेटिक और माइकोबैक्टीरियम टीबी। फिर इसके बाद फिर जब प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर चेंज हो जाएगी तो माइकोबैक्टीरियम किस में इन हो जाएगी, टीबी के ब्लड के अंदर इन हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर हमारे पास क्या हो जाएंगे, अब एक्टिव पल्मोनरी टीबी हम देख रहे हैं, ये सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग किस में देख रहे थे, लंग्स के अंदर देख रहे थे। प्राइमरी है तो या तो रिजॉल्व हो जाएगी, या फिर वो किस में चेंज हो जाएगी, सेकेंडरी के अंदर। अब सेकेंडरी टीबी लंग के अंदर हो चुकी है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक्टिव पल्मोनरी टीबी उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आएंगी।
हमारे पास जो प्राइमरी टीबी है ना, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट होंगे, लो ग्रेड फीवर होगा, मलेरिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नाइट स्वेट हो जाएगी। रेस्पिरेटरी अपसेट हमारे पास क्या होंगे, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ विद स्पूटम, डिस्निया, चेस्ट पेन हो जाएगा। रिस्क फैक्टर के अंदर हमारे पास हो सकता है कि एंडेमिक एरिया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये हमारे पास कौन से हैं, यहाँ इन एरिया के अंदर ज़्यादा टीबी है, श्रीलंका वगैरह हो गया। लेकिन जो दूसरे अमेरिकन, यूके, यूएसए, वहाँ 1890 के अंदर वो टीबी फ्री कंट्रीज़ कहला चुके हैं। इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री, कोई भी फैमिली के अंदर किसी को टीबी है तो वो उसके साथ उसका स्पूटम इनहेल कर लिया, ये सारा कुछ हो गया। ओवर क्राउडिंग, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओवर क्राउडिंग की वजह से हो सकती है। प्यूबर्टी, मेल न्यूट्रिशन, होमलेस, इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट, HIV, एड्स उनके अंदर हो सकती है। ये टीबी हमने ऑलरेडी, हम जब मेनिंजाइटिस पढ़ चुके थे ना, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसके अंदर भी हमने टीबी का सारा डिस्कस किया था। ये सारा कुछ यही क्लिनिकल फीचर, यही रिस्क फैक्टर आए हुए थे। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गई पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस। टीबी मेनिंजाइटिस और टीबी पेरिकार्डाइटिस, हम ऊपर से हेड टू टो लेके जाएंगे, मेनिंजाइटिस फिर पेरिकार्डाइटिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टीबी ऑफ एंटी टीबी देते हैं। इन दो जगह की टीबी है जहां हम एंटी टीटीबी ATT भी देते हैं और साथ स्टीराइड भी देते हैं। क्यों? जब मेनिंजाइटिस की होगी तो उसमें हम ATT देंगे, ATT के साथ साथ हम स्टीराइड इसलिए देते हैं कि वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डाउन करते हैं। आपने देखा होगा डेक्सामेथासोन वगैरह मोस्टली यूज़ हो रहा होता है, मैनिटोल और डेक्सामेथासोन डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डाउन करेगा। और दूसरा फिर हमारे पास पेरिकार्डाइटिस है, उसके अंदर हम क्यों करते हैं, पेरिकार्डियल जो वॉल होते हैं ना, उनकी फाइब्रोसिस होने से बचाती है हमें ये डेक्सामेथासोन या स्टीराइड। फिर उसके बाद आते हैं स्टीराइड, फिर आ जाते हैं इंटेस्टाइनल टीबी, वन ऑफ द मेल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है। फिर टीबी ऑफ लिम्फ एडिनोपैथी, जिसको हम सेक्रोफोला भी नाम देते हैं, टीबी ऑफ लिम्फ एडिनोपैथी। फिर रीनल टीबी हो सकती है, सुप्रारीनल टीबी। सुप्रारीनल टीबी अगर होगी तो लीडिंग कॉज ऑफ एडिसन डिजीज़ एडिसन डिजीज़ की लीडिंग कॉज क्या हो सकती है, सुप्रारीनल टीबी भी हो सकती है। टीबी ऑफ आर्थराइटिस, टीबी ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस और टीबी ऑफ स्पाइन। अब स्पाइन की टीबी है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पॉट डिजीज़, आल्सो नोन एज कैरीज स्पाइन। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आ रही हैं। टीबी ऑफ पेरिटोनाइटिस और पेरिटोनियम की हो गई। टीबी ऑफ पेल्विक एरिया, जेनेटिक ऑर्गन जो है, फीमेल जेनेटिक ऑर्गन, उनको इफेक्ट कर रही है। कॉज इवन के, अगर उन ऑर्गन को इफेक्ट करेगी तो इवन कॉज इनफर्टिलिटी। टीबी ऑफ स्किन ट्यूबरकुलोसिस, स्किन की टीबी हो गई तो उसका हम ल्यूपस वल्गैरिस का नाम देते हैं। और स्किन की टीबी हो गई तो किस तरह करेक्टराइज बाय एप्पल जेली नूडल्स ऑन स्किन, ये हमें नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गए पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इसके फिर हम आ जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट।